हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ठाकर सर क्लासेस। तो दोस्तों, आप सबको पता है शिल्प डेली में 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिकल के कोई भी एग्जाम दे, जो अपना आईटीआई बेस पे जो भी एग्जाम होती है, यूपी पीसीएल, TC2, DMRC, LMRC, TO तथा अन्य राज्य के दोस्तों कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह अपना चैप्टर होता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत मजे से देखिएगा। तो पहला अपना वन लाइनर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ये जो मैं आपके लाया दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, जो आप जैसे कि आपने पूरा थ्योरी अगर पढ़ लिया है तो उसके बाद में जो क्वेश्चन उठते कहां से किस टाइप के क्वेश्चन उठाता है, वो यहाँ पे एकदम निचोड़ और एकदम सटीक क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया दोस्तों कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन उठाता है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। क्वेश्चन अपना, सिंगल फेस मोटर सेल पे स्टार्ट नहीं होती। तो साथियों, आपने जब थ्योरी पढ़ा होगा, आईटीआई में जब पढ़ा होगा, आपके द्वारा आपके सर मैडम ने बताया होगा कि जो सिंगल फेस मोटर होती है ना, वह क्या होता है दोस्तों, सेल पे स्टार्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें पल्सेटिंग टाइप का फील्ड उत्पन्न होता है, मतलब कि स्पंदी जो होता है वह क्या होता है दोस्तों, जिस कारण अपना जो सिंगल फेस मोटर होती है ना, सेल पे स्टार्ट नहीं हो पाती। उसे सेल पे स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम आगे पढ़ते क्या बोलना चाह रहा है इसमें, देख पा रहे हैं अपना क्वेश्चन था अपना कि सिंगल फेज मोटर सेल पे स्टार्ट नहीं होती क्योंकि इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, आपको मैंने कल करा दिया 3 फेज इंडक्शन मोटर उसके बारे में पूरा बता चुका हूं। ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह क्या होता है, सेल पे स्टार्ट होती है तथा उसका जो टार्क होता है वह भी बहुत ही उच्च होता है, अच्छा होता है। ठीक है, और जो सिंगल फेज मोटर होती है दोस्तों, उसमें स्पंदीय पल्सेटिंग प्रकार का रोटेटिंग मतलब स्पंदीय प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह सेल पे स्टार्ट नहीं होती। तो इसे हमको सेल पे स्टार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इस पे स्लिप्ड फेज मतलब कि दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे क्या क्या बोला इसके बारे में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन अपना इसमें आ रहा है, जैसे कि सिंगल फेज मोटर को सेल पे स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। तो वह कैसे करते हैं, आप सबको इसमें देखने को मिल जाएगा क्या होता है। ठीक है, देखिए आगे, सिंगल फेज मोटरों का वर्गीकरण फेज विभक्त करने के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्लिप्ड फेज मोटर जो होती है ना, स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर को प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। साथियों आगे देखिए क्वेश्चन अपना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। अब भैया सिंगल फेज मोटर की बात आई तो उसमें आप सबको पता है वाइंडिंग तो होगी, क्योंकि जो मोटर होती है उसके जो स्टेटर होता है ना, देखिए मोटर में एक्चुअली में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। रोटर तो क्या करता है, घूर्णन करता है, तो स्टेटर होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, वाइंडिंग्स की जाती है ना, आप सबको पता होगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो वह भी क्या होता है, देखिए इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है भैया रनिंग वाइंडिंग। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी लंबी होती है, कौन सी मतलब छोटी होती है, पतली होती है, मोटी होती है, किसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, रिएक्टेंस कम होता है, अधिक होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तथा कैपेसिटर किसके यहाँ पे लगा होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है वो क्यों लगा होता है, कैसे लगा होता है, तो पूरा का पूरा हम इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था अपना कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। मुख्य वाइंडिंग जिसको क्या बोलते हैं, मेन वाइंडिंग, जिसको बोलते हैं दोस्तों रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं। मुख्य वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग एक हो गया। सेकंड आ जाएगा सहायक वाइंडिंग, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्या होता है ना, आपको दे देंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग दे देगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग दे देगा, उसको सहायक वाइंडिंग, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस वाइंडिंग को क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों इतना टाइम नहीं होता, क्या उसको इंग्लिश करे फिर हिंदी करे, इंग्लिश से हिंदी, मतलब क्वेश्चन जैसे देखिए आपको जो फ्रिक्शन जो सेकंड होता है उसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैसे ही आपको पता है 30 से 40 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए, हर एग्जाम में आपको पता होगा है ना। देखिए क्वेश्चन है अपना, रनिंग वाइंडिंग बता दिया आपको, सहायक वाइंडिंग बता दिया। ठीक है, तो रनिंग वाइंडिंग को मोटे तार, मतलब जो रनिंग वाइंडिंग होती है, जो क्या होता है दोस्तों, वह अपना पंखा जो सीलिंग फैन में देखा होगा, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग होती है, देखा होगा सीलिंग फैन का उदाहरण इसलिए लिया मैंने, क्योंकि जो अपना अंदर में जो उसका स्टेटर होता है ना, उसमें रनिंग वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे रनिंग वाइंडिंग को मोटे तार तथा कम लपेटन की बनाई जाती थी। अब जब ये मोटे तार का दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपको पता है इसका क्रॉस सेक्शन अधिक होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, कम होता है ना, क्रॉस सेक्शन अधिक होगा, क्योंकि आपको यह भी, चलिए यहाँ पे बात आई है, तो आर प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, 1/a होता है, पता होगा आपको। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। ये सब आपको बेसिक जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी है उसमें आपको बता चुका हूं मैं, पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए
क्वेश्चन था अपना कहाँ की कहाँ आ गए। ठीक है, देखिए रनिंग वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटन की बनाई जाती है, इसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तथा रिएक्टेंस क्या होगा, उच्च होगा। खांचों में इसे अधिक गहराई में स्थापित किया जाता है। ठीक है, ये पता हो गया होगा आपको, समझ गया होगा। आगे देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है ना वह पतले तार तथा अधिक लपेटन की बनाई जाती है, इसके कारण इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना वह क्या होगा, अधिक होगा। अब देखते भैया इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन था अपना। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। ठीक है, तथा रिएक्टेंस क्या होगा, निम्न होगा। ठीक है, तो इसे खांचों में रनिंग वाइंडिंग को स्थापित करने के बाद स्थापित किया जाता है। खांचों में मतलब रनिंग वाइंडिंग के ऊपर में क्या होता है भैया, अपने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। कि दोस्तों यहां तक आपको जो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए रनिंग वाइंडिंग को सप्लाई के समांतर क्रम में, जो रनिंग वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग जो होती है ना उसको जो सप्लाई होती है ना उसके समांतर क्रम में, तथा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग, अब क्या बचे स्टार्टिंग की तो बचे ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग को अपकेंद्री स्विच, व्हाट इज अपकेंद्री स्विच क्या होता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों क्या होता है ये। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है भैया यह क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, ये इसके क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो अपना देखिए इसमें लिखा हुआ है रनिंग वाइंडिंग को सप्लाई के समांतर क्रम में तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग को अपकेंद्री स्विच के तथा कैपेसिटर, साथ में कैपेसिटर भी के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में जो कैपेसिटर तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ा हुआ होता है, कहाँ जुड़ा होता है, तो वो अपना स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा भाई लोग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर को 0.5 HP तक बनाया जाता है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग वाइंडिंग का रिएक्टेंस क्या होता है, उच्च होता है। याद रखिएगा साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। जो स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग वाइंडिंग का रिएक्टेंस क्या होता है, उच्च होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, जिस कारण प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज से 40 से 40 डिग्री से 50 डिग्री पिछड़ जाती, मतलब कि पश्चगामी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस निम्न होने के कारण प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज के लगभग इन फेज 10 डिग्री से 15 डिग्री पिछड़ी हुई होती है। तो साथियों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे देखिए इंडक्शन मोटर, व्हाट इज इंडक्शन मोटर, यह तो पता ही होगा आपको, इंडक्शन क्या होता है सब पढ़ ली होगा ना। तो इंडक्शन मोटर के 75% से अधिक गति प्राप्त कर लेने पर अपकेंद्री स्विच ओपन हो जाता है। देखिए अब भैया क्वेश्चन पूछता है कि जो अपकेंद्री स्विच होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है तथा इसका कार्य क्या होता है बताइए। तो जो आपका अपना सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है इसका कार्य क्या होता है साथियों, जब मोटर अपनी 75% स्पीड पकड़ लेती है, फिर अपनी पूर्ण स्पीड या फिर 75% स्पीड तक प्राप्त कर लेती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ना वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल स्विच से क्या कर देता है दोस्तों, डिस्कनेक्ट, मतलब कि पृथक कर देता है। मतलब कि उसके बाद में जो मोटर चलती रहती है वो केवल रनिंग वाइंडिंग, जो मेन वाइंडिंग होता है उसी पे चलते हुए रहती है, मतलब कि चालू रहती है, जो रोटर घूमता है ना उसी कारण घूमता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए। इंडक्शन मोटर के 75% से अधिक गति प्राप्त कर लेने पर अपकेंद्री स्विच ओपन हो जाता है, जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग में धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा। भैया सही बात है ना, जब आपका कनेक्शन ही टूट जाएगा मतलब सर्किट ओपन हो जाएगा, तो ओपन सर्किट में धारा का मान तो शून्य होता है, आप सबको पता होगा। एक यहां से क्वेश्चन उठ के आता है कि ओपन सर्किट में जो करंट होता है वह क्या होता है साथियों, जीरो होता है, तथा रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। यह भी क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन बनता है साथियों कि जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें जो धारा होती है उसमें इन्फिनिटिव होती है, तथा रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। अब ये क्वेश्चन यहां आया, याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है अपना क्वेश्चन है
कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपकेंद्री बल के कारण प्रचालित होता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसके कारण वह चलता है। यह शाफ्ट पर कहाँ स्पिड होता है, शाफ्ट पे स्पिड होता है, शाफ्ट एंड कवर पर अवस्थित या फिर मतलब कि रखा जाता है, ठीक है, ये इसका बोला जा रहा है इसके द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट फीड इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.3 से 0.4 के बीच होता है, मतलब कि कम होता है। साथियों याद रखिएगा, जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है पीएफ होता है ना, पीएफ, व्हाट इज पीएफ, पावर फैक्टर ये जो होता है दोस्तों। अब ये पीएफ का नाम लिया है, चलो इसको क्या बोलते हैं, जो अपना कोज्या कोण होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो बना हुआ कोण, कोज्या कोण को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन तथा पावर फैक्टर बराबर क्या होता है दोस्तों, किलोवाट मतलब होता है वास्तविक शक्ति तथा क्या होता है केवीए मतलब होता है एपरेंट पावर, वास्तविक शक्ति बत्ते के दोस्तों देखिए रियल पावर इसको बोलते हैं वास्तविक शक्ति को, तथा इसको बोलते हैं आभास शक्ति केवीए को। अगर आप हिंदी में बोलेंगे दोस्तों इसको देखिए, इंग्लिश में बोलेंगे रियल पावर अपन के एपरेंट पावर, ठीक है, तथा इसमें आ जाएगा वास्तविक शक्ति बत्ते के आभासी शक्ति। ये देखिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो इसको कॉस फाई भी बोलते हैं पावर फैक्टर। अब नाम कॉस फाई का आया मतलब पावर फैक्टर का आया, तो मैं यहाँ जो मेरे को याद आ रहा था दोस्तों मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यह भी आपको क्वेश्चन क्या है साथियों, आप जब तक क्लियर करते हुए क्वेश्चन को नहीं चलेंगे पूरा तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर तथा कैपेसिटर मोटर के रनिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे परिवर्तित कर मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित किया जाता है। सिंपल सी बात है भैया, जो अपना इंडक्शन मोटर होती है ना, उसके स्टार्टिंग अपना जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो कनेक्शन होते हैं, संयोजन होते हैं, ठीक है, उसको या फिर अपना जो रनिंग वाइंडिंग होती है, दोनों में से किसी भी एक के संयोजन को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित करके उसकी जो अपना घूर्णन गति है ना, मतलब घूमने की दिशा को परिवर्तित की जा सकती है। देखिए बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर तथा कैपेसिटर मोटर के रनिंग मतलब कि मेन वाइंडिंग अथवा स्टार्टिंग मतलब कि सहायक वाइंडिंग, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, के सिरे को परिवर्तित कर मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए कि प्रेरण मोटर में रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग के संयोजन बदलने पर घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अगर सपोज मैं आपको अभी बताया था कि आप दोनों को एक साथ चेंज कर दोगे, मतलब स्टार्टिंग और रनिंग दोनों को एक साथ कर दोगे तो भैया कुछ नहीं होगा, दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को चेंज करना होगा, जिससे क्या होगा आपकी मोटर की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। अब ये कब आया, सिंगल फेज मोटर में आया। अगर सपोज आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बोलता तो उसमें क्या करना दोस्तों, थ्री फेज मतलब कि वहां पे आर वाई बी तीन फेज की सप्लाई आ रही है, उसमें आप किसी दो फेजों को के क्रम को परिवर्तित कर देंगे, जैसे आर वाई बी, इनमें से किसी दो की भी आप चेंज कर देंगे तो जो मोटर की दिशा है वो क्या होगा, विपरीत दिशा में घूर्णन करेगी, ठीक है। ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। और सिंगल फेज में क्या होगा, एक तक स्टार्टिंग ये करना, एक तक रनिंग ये करना। समझ गए होगे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही बोला हुआ है कि देखिए मैं इसको डबल से पढ़ के आपको सुना देता हूँ। क्वेश्चन था अपना कि प्रेरण मोटर में रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग के संयोजन बदलने पर घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों एक साथ करोगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए भैया क्वेश्चन अपना कि सिंगल फेज मोटर में रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग को 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पे स्थापित किया जाता है। साथियों क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलिएगा, मैं आपको इससे बारे क्वेश्चन बनता है वो भी बता देता हूँ। देखिए सिंगल फेज मोटर का आया नाम, तो रनिंग तथा स्टार्टिंग में जो फेज डिफरेंस होता है, वैद्युतिक अंश होता है ना, वह कितना होता है भैया, 90 डिग्री का होता है। अगर आपको थ्री फेज का बोलता है तो उस कंडीशन में कितना लगाना है, 120 डिग्री आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जैसा क्वेश्चन आता है उससे रिलेट करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन अपने आप आपसे सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर तथा टार्क स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या होता है साथियों, उच्च होगा ना भैया, क्योंकि इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में रनिंग वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज मतलब लगाया गया वोल्टेज से 70 डिग्री पिछड़ जाती है तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर जुड़े होने के कारण धारा आरोपित वोल्टेज से 20 डिग्री आगे बढ़ जाती है। साथियों आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अच्छे से पढ़िएगा 2-3 बार, ठीक है। आगे देखिए भैया क्वेश्चन अपना कि स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर जो होती है ना, देखिए क्वेश्चन अपना स्थायी मतलब क्या होता है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर में जो कैपेसिटर लगा होता है उसका जो माइक्रोफैराड होता है वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों 2 से 2.5
मतलब 2.5 माइक्रो फेरेड होता है। और जो ये स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है ना, यह कौन सी मोटर होती है भैया, जो सीलिंग फैन मोटर होती है ना, उसमें क्या होता है साथियों, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता, उसमें परमानेंट रूप से क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, इसलिए उसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर बोलते हैं ना, आपको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आपको क्लियर होगा था। उसका जो अपना कैपेसिटर होता है दोस्तों कितने माइक्रोफेरेड करता है, 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का लगा होता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन अपना कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का टार्क क्या होगा, रनिंग। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का स्टार्टिंग टार्क रनिंग से 3 गुना अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है साथियों, आपको इसमें चलिए मैं इसके संयोजन में डाल देता हूँ। जो अपना कैपेसिटर स्टार्ट करेगा, कैपेसिटर मोटर के जो कनेक्शन होते हैं किस टाइप से हो रहे हैं, आप जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे देख पा साथियों, इस टाइप से होगा। तो इसमें क्या होगा भैया, इसका जो टार्क होगा ना 3 गुना अधिक होगा, क्योंकि इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए। ठीक है, समझ गए होगे आप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अपना कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करती, क्योंकि यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए। ठीक है, आगे देखिए भैया क्वेश्चन अपना कि सीडेड पोल मोटर को छायांकित ध्रुव मोटर भी बोलते हैं, छादित ध्रुव या फिर छादित पोल मोटर भी कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडेड पोल से मोटर 2-3 बार बनता है दोस्तों, कई बार बना हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सीडेड पोल मोटर में प्रत्येक पोल एक खांचे के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। आगे देखिए साथियों, इसमें एक बड़ा भाग होता है जो सेलिएंट पोल कहलाता है, तथा दूसरा भाग छोटा भाग होता है जिसे सीडेड पोल कहते हैं। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर है सीडेड पोल मोटर। इससे कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सी मोटर है निम्न में से बताइए जिसकी दिशा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या फिर बोलेगा वह कौन सी मोटर है जिसका प्रयोग दीवार घड़ी खिलौनों के रूप में किया जाता है। तो कौन सी मोटर भी है, सीडेड पोल मोटर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन अपना कि सीडेड पोल मोटर का 1/3 भाग, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, सीडेड पोल सेलिएंट पोल का 1/3 भाग होता है ना, 1/3 होता है। कौन सीडेड होता है ना, ये पता होगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए कि सीडेड पोल मोटर का रोटर सेलिएंट पोल से सीडेड पोल की ओर होता है। मतलब जो सीडेड पोल मोटर का रोटर होता है सेलिएंट पोल से सीडेड पोल मोटर की ओर होता है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन अपना सीडेड पोल मोटर का प्राय, मतलब कि जो अपना छादित ध्रुव मोटर जिसको बोलते हैं हम, सीडेड पोल मोटर प्राय 3 वाट से लेकर 125 वाट क्षमता में बनाई जाती है। ये भी आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो याद हो जाएगा। आगे देखिए सीडेड पोल मोटर की दक्षता एफिशिएंसी कितनी होती भैया, 5% से लेकर 35% तक होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए सीडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए अगर सपोज दैट करना ही है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कि घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए दोहरी सीडेड पोल मोटर या दोहरी सेलिएंट पोल मोटर बनाई जाती है। ठीक है, अब आगे जनरली इसकी जो दिशा है दोस्तों परिवर्तित नहीं की जा सकती। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ना। क्वेश्चन आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें यूनिवर्सल मोटर के बारे में नहीं पूछा होगा, या फिर ऐसा नहीं बोला होगा कि वह कौन सी मोटर है जो AC सप्लाई या DC सप्लाई दोनों पे चल सकती है। मतलब ऐसा बहुत ही कम हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन है ना IIT में भी ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता था, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ रहा है अपना, यूनिवर्सल मोटर की संरचना DC सीरीज मोटर के समान होती है। क्वेश्चन अच्छा साथियों याद रखिएगा, इससे AC तथा DC सप्लाई पे चलाया जा सकता है। मतलब कि यह ऐसी मोटर है, इसको सार्वत्रिक मोटर है फिर सर्वभौ ऐसा लिख के आता है भैया अपना हिंदी में, निम्मी में बहुत खतरनाक लैंग्वेज आती है एग्जाम में ना, सार्वत्रिक मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वह कौन सी मोटर है जो AC DC दोनों सप्लाई पे चलती हुई है, कौन सी है अपना, कौन सी भी है, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, इसको देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल मोटर की संरचना DC सीरीज मोटर के समान होती है। आगे फिर नीचे लिख दिया, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर को AC सीरीज मोटर भी कहते हैं। याद रखिएगा क्या क्या बोलते हैं, सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल मोटर को AC सीरीज मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए भैया यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति लोड के विलोमानुपाती होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो इसकी स्पीड होती है ना लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घटते जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए यूनिवर्सल मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। याद रखिएगा
एक तक यूनिवर्सल मोटर होती है और एक होती है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर। इन मोटरों को कभी भी मतलब कि बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो यह अपनी अत्यधिक स्पीड पकड़ लेंगी और जो उसका जहाँ बैठी रहती है, मतलब इसका जो ठिया बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना, उसको तोड़ सकती है, भाग सकती है वहाँ से, या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे उसको भी इसने क्वेश्चन को मतलब कि क्लियर किया, क्योंकि बिना लोड के इसकी गति भयानक रूप से बढ़ सकती है ना भैया। देखिएगा, आपने भी जब आईटीआई किया होगा तो आपके टीचर सर मैडम ने बहुत अच्छे से बताया होगा कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है ना, उसको बिना लोड पे कभी स्टार्ट ना किया जाए। तथा इसके साथ में और एक दूसरा इसकी मोटर होती है साथी, उसमें अपना शंट मोटर होती है, जो नियत गति की मोटर होती है, जिसे लोड पे स्टार्ट किया जाता है, पता होगा आपको। ठीक है, मतलब किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें इसका जो यूज़ है, मतलब इस मोटर को कहाँ कहाँ हम यूज़ में ले सकते हैं, उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मिक्सर ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन आदि उपकरणों में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन दिशा। एक तो हम आर्मेचर या फिर फील्ड स्टेटर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करके परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब कि दोनों को एक साथ नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए, इसमें भी वही लागू होता है जो अपने सिंगल फेस मोटरों में, मतलब जो बताया था मैं अभी थोड़ी देर पहले, कि यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन दिशा, आप सबको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन दिशा आर्मेचर के संयोजन या फिर अथवा, देखिए अथवा लिखा है यहाँ पे, देख पा रहे हैं, अच्छा, अथवा फील्ड के जो कनेक्शन होते हैं ना, फील्ड वाइंडिंग के जो कनेक्शन होते हैं ना, उसको परिवर्तित करके इसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। आगे देखिए भैया क्वेश्चन अपना, रेल इंजन के लिए 200 से 600 वोल्ट 25 हर्ट्ज तथा 2200 HP यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से, इसी टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रिपल्सन मोटर समान चुंबकीय ध्रुवों के प्रतिकर्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो एक रिपल्सन मोटर, जो इसको हम प्रतिष्ठम्भ मोटर भी बोलते हैं साथियों, यह क्या करती है रिपल्सन मोटर, समान चुंबकीय ध्रुवों के प्रतिकर्षण सिद्धांत पे कार्य करती है ना। ठीक है, पता होगा आपको। आगे देखिए, रिपल्सन मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग को कार्बन ब्रशेस के द्वारा शार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भी, रिपल्सन मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग को कार्बन ब्रशेस के द्वारा शार्ट किया जाता है। दोस्तों, आपके लिए एक काम करता हूँ मैं, इसमें जितनी भी अपनी सिंगल फेस मोटरें होती है उनके यूजेस तथा कितने टाइप की होती है वो भी यहाँ पे मैं फोटो खींच के डाल देता हूँ आपके लिए। ठीक है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन अपना कि रिपल्शन मोटर में कार्बन ब्रशों को चुंबकित या फिर चुंबकीय, मतलब जो रिपल्शन मोटर होती है ना, कार्बन ब्रश को चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA जिसको बोलते हैं, मैग्नेटो न्यूट्रल एक्सिस से लगभग 20 डिग्री के अंतर पर रखा जाता है भैया। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि कार्बन ब्रशेस को खिसका कर दाई ओर से लिखा है, दाई मतलब कि राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, यदि कार्बन ब्रश को खिसका कर दाई मतलब कि राइट हैंड साइड ओर से स्टेटर चुंबकीय अंश के 20 डिग्री बाई ओर मतलब कि लेफ्ट हैंड की ओर कर दिया जाए तो रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा क्या होगी भैया, परिवर्तित हो जाती है। तो साथियों, ये अपना सिंगल फेस मोटर था, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको इसमें क्लियर करा दिया। ठीक है, ये है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने बता दिया। आगे दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर, यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर है, जो यूनिटी, लेगिंग, लीडिंग तथा ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए यूज़ की जाती है ना। पावर फैक्टर तथा ये तीनों, मतलब लेगिंग, लीडिंग और यूनिटी, तीनों पावर फैक्टर पे कार्य करती है। और दोस्तों, इससे रिलेटेड भी हर बार ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिससे 2 से 3 क्वेश्चन बने नहीं होंगे। तो आगे मैं इसको नेक्स्ट मतलब जो वीडियो आएगा उसमें आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें यार, उससे अपना मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।